शुरुआत करते हैं बिहार, झारखंड और देश की बड़ी खबरों के साथ। टीचर्स डे के अवसर पर झारखंड के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के मौके पर वेबिनार के जरिए 2 महिला शिक्षिका एवं 1 शिक्षक को ऑनलाइन सम्मानित किया। झारखंड के जिन 3 शिक्षकों को आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ऑनलाइन सम्मानित किया, उनमें बोकारो के शिक्षिका डॉक्टर निरुपमा कुमारी, सिमडेगा के शिक्षक स्मित कुमार सोनी और जमशेदपुर के शिक्षिका इशिता डे शामिल हैं। झारखंड में कोरोना के मामले में प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1537 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 48,039 हो गई है। 3 संक्रमितों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 447 हो गया है। 1157 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस समय राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव केस 15,549 हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी नीति टाना भगत समुदाय का आंदोलन 55 घंटों के बाद शुक्रवार देर रात करीब 12:30 बजे से 1 बजे के बीच समाप्त हो गया। विभिन्न मांगों को लेकर टोरी लेवल क्रॉसिंग पर रेल व मालगाड़ी रोको कार्यक्रम के तहत टाना भगत बुधवार शाम करीब 5:15 से रेलवे ट्रैक पर बैठे थे। देर रात विधायक वैद्यनाथ राम के साथ वार्ता के दौरान रेलवे ट्रैक से हटने पर सहमति बनी। शनिवार को टाना भगतों का एक प्रतिनिधि मंडल रांची पहुंचेगा, जहां उनके मांगों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ वार्ता होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक वैद्यनाथ राम और जिलाध्यक्ष मोतीनाथ सहदेव प्रतिनिधिमंडल के साथ रांची पहुंचेंगे। कोविड-19 के मद्देनजर 7 से 14 सितंबर तक राज्य के सभी जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गहन जन स्वास्थ्य सर्वे का दूसरा चरण एक साथ चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने बताया कि अभियान के दौरान 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों में हाई बीपी, डायबिटीज, सांस संबंधी बीमारी, लीवर, मुंह का कैंसर, कुष्ठ रोग और BMI की जाँच की जाएगी। सहिया ANM एवं CHO के माध्यम से ये अभियान चलाया जाएगा। चारा घोटाला में सजा काट रहे राजद मुखिया लालू प्रसाद यादव से लोग अब आसानी से नहीं मिल पाएंगे। दरअसल लालू प्रसाद यादव पर पहरा सख्त कर दिया गया है और बिना इजाजत अब उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। बता दें कि लालू यादव इलाज के लिए रिम्स में भर्ती हैं और फिलहाल उन्हें रिम्स निदेशक के बंगले में ठहराया गया है, जहां बिहार चुनाव के लिए टिकट की आस में लालू यादव से मिलने वालों का कैली बंगला के तांता लगा हुआ है। अब रांची जिला प्रशासन ने कैली बंगले में 3 पालियों के लिए 3 मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी है। दूसरे राज्यों से आकर लालू यादव से मिलने वालों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन भी किया जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सभी पार्टियां वोटर्स को लुभाने में लगे हैं। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलित कार्ड फेंका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति जनजाति SC ST के लिए चुनाव से पहले बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार तहत SC ST समुदाय के किसी व्यक्ति की हत्या हो जाने पर उसके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी। नीतीश ने अफसरों से कहा कि तत्काल इसके लिए नियम बनाए ताकि पीड़ित परिवार को लाभ दिया जा सके। बिहार में कोरोना का कहर और ऊपर से आई बाढ़ ने काफी नुकसान पहुंचाया है। केंद्रीय टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का 3 दिनों तक जायजा लिया। टीम ने कहा कि बाढ़ से भारी तबाही हुई है। बिहार सरकार ने राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान के लिए केंद्र सरकार से 3,328 करोड़ की सहायता राशि की डिमांड की है। इसको लेकर केंद्रीय टीम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। बिहार में विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों के नेता सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव। पूर्व CM राबड़ी देवी ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। राबड़ी देवी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार के करोड़ों युवाओं का जीवन बर्बाद करने वाले नीतीश कुमार बताएं कि बिहार का हर दूसरा युवा बेरोजगार क्यों है, हर दूसरे घर से पलायन क्यों है। उन्होंने नीतीश से जवाब मांगते हुए पूछा कि इस मामले को CM कब तक दबाते रहेंगे। बिहार में आए दिन अपराध के मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में शराब माफिया और पुलिसकर्मियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दारोगा को गोली लगी, साथ ही कई पुलिसकर्मी पिटाई और पथराव में घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब तस्कर शराब की खेप उतार रहे हैं। इसी सूचना पर कार्रवाई करने के लिए गई थी। उस दौरान पुलिस शराब माफियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक युवक को भी गोली लगी हुई है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा पटना नगर बस सेवा में परिचालित होने वाले डीजल चालित 20 बसों को CNG में परिवर्तित कर उसका सफल ट्रायल रन किया गया है। इस परिचालन से प्रदूषणों में कमी आएगी, साथ ही बसों के संचालन व्यय में भी कमी आएगी। CNG बसों का परिचालन शुरू करने के लिए बहुत जल्दी इसकी घोषणा की जाएगी। पुराने डीजल चलित बसों को CNG में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया पूरी कर राजधानी में सफल ट्रायल रन किया गया। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि पटना नगर बस सेवा में परिचालित होने वाले 20 डीजल चालित आयसर बसों को CNG में कन्वर्ट किया गया है। सभी बसें 32 सीटर हैं।
बिहार में जानलेवा कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में मरीजों का इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1727 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,45,861 हो गई है। बिहार में फिलहाल 18,708 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। बीते दिन शुक्रवार को जारी नियमित अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के भीतर 13 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 741 हो गया है। देश में कोरोना का प्रकोप जारी है और प्रतिदिन मामलों में इजाफा हो रहा है। देश में अब औसत मामले 80 से 85 हजार के बीच आ रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटों में कोरोना के 86,432 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस महामारी से एक दिन में 1,089 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत संक्रमण और मौत के मामले में तीसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। राहत की बात यह है कि देश में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। मरीजों के स्वस्थ होने का दर बढ़कर 77.23% हो गई, जबकि मृत्यु दर में गिरावट आई है और ये 1.73% है। वहीं 21.04% मरीज इलाजरत हैं। शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 40,23,179 हो गई है, जिनमें लगभग 8,46,395 मामले एक्टिव है। वहीं इस महामारी से 31,07,923 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। अब तक इस महामारी से 69,561 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में पबजी समेत 118 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगने के बाद अब भारतीय गेमिंग ऐप फौजी का टीजर जारी हो गया है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने ट्वीट कर इसे गेमिंग ऐप की जानकारी साझा की है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अभियान का सपोर्ट करते हुए सभी का सामने फौजी ऐप को पेश करने में गौरव महसूस कर रहे हैं। इस ऐप के जरिए न केवल यूजर्स का मनोरंजन होगा, बल्कि वो गेम खेलने के साथ साथ देश के जवानों के बलिदान को भी समझ पाएंगे। इस ऐप के जरिए जो भी रेवेन्यू इकट्ठा होगा, इसका 20% भारत के वीर ट्रस्ट को डोनेट कर दिया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एनसीबी ने शुक्रवार को ताबड़तोड़ छापेमारी और लंबी पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक और सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया है। माना जा रहा है कि दोनों को आज यानी 5 सितंबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा और एनसीबी लंबी पूछताछ और गुत्थी सुलझाने के लिए उन दोनों की हिरासत की मांग करेगी। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक सुशांत मामले की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को भी समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। उधर सुशांत केस में सीबीआई भी लगातार जांच कर रही है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ पिछले करीब 4 महीने से चल रहे गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को मॉस्को में अपनी चीनी समक्ष जनरल वी फेंग से मुलाकात की। इस बैठक के बाद रक्षा मंत्री कार्यालय ने बताया कि रक्षा मंत्री ने संदेश दिया है कि एलएसी पर शांति की पूर्ण बहाली सुनिश्चित करने के लिए भारत और चीन के कूटनीति और सैन्य चैनलों के माध्यम से अपनी चर्चा जारी रखनी चाहिए। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय सैनिकों ने हमेशा सीमा प्रबंधन के प्रति बहुत ही जिम्मेदारी रुख अपनाया है, लेकिन भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के हमारे संकल्प के बारे में भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि चीनी सैनिकों की कार्रवाई, बड़ी संख्या में सैनिकों को एकत्र करना, उनके आक्रामक व्यवहार और एकतरफा रूप से यथास्थिति को बदलने का प्रयास द्विपक्षीय समझौताओं का उल्लंघन है। अयोध्या में मंदिर निर्माण के नाम पर अवैध रूप से चंदा वसूली करने वाला आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ मेडिकल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मेरठ में नरेंद्र राणा श्रीराम तीर्थ ट्रस्ट बनाकर चंदा वसूली कर रहा था। इसकी सूचना विश्व हिंदू परिषद को लगी तो उन्होंने विरोध किया। वहीं मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी नरेंद्र राणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर शनिवार को ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि न्यूनतम शासन, अधिकतम निजीकरण इस सरकार की सोच है। राहुल ने एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया है, मोदी सरकार की सोच, न्यूनतम शासन, अधिकतम निजीकरण। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि कोविड तो बस बहाना है, सरकारी दफ्तरों को अस्थायी स्टाफ मुक्त बनाना है, युवा का भविष्य चुराना है, मित्रों को आगे बढ़ाना है। विश्व में लगातार बढ़ती कोरोना संक्रमितों की संख्या शुक्रवार को 2.65 करोड़ पार कर गई है, जबकि 8.73 लोग जान गंवा चुके हैं। इस बीच ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 40 लाख पार हो गया है। पाकिस्तान में कोरोना के 498 नए मामले के साथ 7 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,97,512 हो गई है। अब तक कुल मृतकों की संख्या 6,335 हो गई है। न्यूजीलैंड में शुक्रवार को 3 महीने में पहली बार किसी शख्स की कोरोना से मौत हुई है। साल 2021 के मध्य तक बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन के वैश्विक वितरण की उम्मीद नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन ने इस बात की जानकारी दी है। स्वामीनाथन ने बताया कि वास्तविक रूप से बोला जाए तो 2021 के मध्य तक ही देशों में वैक्सीन की डोज की उपलब्धता आसानी से देखी जा सकती है। स्वामीनाथन ने यह भी कहा है कि ये समय तय नहीं है, ये 2021 की दूसरी तिमाही या तीसरी तिमाही भी हो सकती है। हर देश में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने में इतना समय आराम से लग जाएगा ताकि वो देश अपनी जनता को वैक्सीन के माध्यम से इम्यून कर सके।
पाकिस्तान में चीन के राजदूत याओ जिंग ने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पाकिस्तान दौरे को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पुनर्निर्धारित किया गया है। दोनों सरकारें मौजूदा यात्रा की नई तारीख को अंतिम रूप देने की योजना पर काम कर रही हैं, जिसकी घोषणा जल्द की जाएगी। राजदूत ने कहा, चीनी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री इमरान खान ने आमंत्रित किया था। जिनपिंग ने अपना पाक दौरा अचानक ही रद्द किया है। वे 2020 के आखिर में यहाँ आने वाले थे, लेकिन इसे फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दिया है। पाकिस्तान को जिनपिंग के दौरे से कई उम्मीदें थी।